नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हम आप लोगों के बीच में शोध परियोजना कार्य किस प्रकार से किया जाता है और शोध की योजना किस प्रकार से संपन्न होती है, इस विषय पर आपसे हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो हम अगर देखें कि जो शोध की परियोजना है, उस शोध की परियोजना में हमें सबसे पहले अपना टॉपिक तय करना होता है। और टॉपिक में आपका टॉपिक जो भी हो, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना होता है कि जो टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से चलेंगे, किस प्रकार का हम काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ती है। आज हम आपको दार्शनिक टॉपिक पर, दार्शनिक विषय, या अगर आपका शोध या शोध की परियोजना आपकी अगर दार्शनिक है, तो दार्शनिक शोध की परियोजना किस प्रकार से तैयार की जाती है, इस विषय पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे। आप लोग कक्षा के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर शोधकर्ता के मन में एक प्रश्न आता है कि मैं शोध कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ और शोध के मध्य में जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, वो शोध की समस्याएं कौन कौन सी होंगी, मैं सिनॉप्सिस कैसे बनाऊंगा, परियोजना कैसे बनाऊंगा, किस प्रकार से हमें अपने निर्देशक चुनना होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, ये मन में प्रश्न हर शोधकर्ता के आता है। तो हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं, आज का हमारा शोध का विषय जो है, आचार्य समंत भद्र कृत रत्न करंड श्रावकाचार का दार्शनिक अध्ययन। क्योंकि ये ग्रंथ आप लोगों ने सबने देखा है, देखा ही नहीं, आप लोगों ने उसका अध्ययन भी किया होगा, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आप लोग अभी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में आप लोग इनरोल्ड होंगे या नहीं भी होंगे, तो आपके समाज में विभिन्न दिगंबर संतों के, आरिकाओं के चातुर्मास संपन्न हुए होंगे। उस दौरान कक्षा के मध्य में इस ग्रंथ का जिक्र ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आचार्य समंत भद्र स्वामी जो हैं, जैन संस्कृति के महान आचार्य हैं, सारस्वत आचार्यों में जिनका नाम प्रमुख है, अग्रगणी है, और भगवान महावीर स्वामी और उनकी आचार परंपरा के ये पोषक है। तो आचार्य समंत भद्र महाराज का रत्नकरण श्रावकाचार और उनका दार्शनिक विवेचन हम किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने आपको बताया ही है कि आपको मुख्य पृष्ठ पर सबसे पहले शोध का विषय लिखना है और आपके विश्वविद्यालय का आपको लोगो लगाना है। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि जिससे जो लोग विगत कक्षा में ना जुड़े हों और इस कक्षा में जुड़ गए, तो उन लोगों के लिए ये ठीक रहेगा और उनको जानकारी प्रदान हो जाएगी इसके माध्यम से, और उनके डाउट क्लियर हो जाए। तो आपको अपने विश्वविद्यालय का लोगो लगाना है और फिर अपने संकाय का नाम, संकाय आपका कला एवं मानविकी संकाय है, विभाग आपका संस्कृत विभाग अथवा जैन और प्राकृत अध्ययन विभाग, ये लिखना है। फिर आपको अपने विश्वविद्यालय का नाम, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। फिर लिखना है कि स्नातकोत्तर उपाधि, आप लोग एमए कर रहे हैं तो आप लिखेंगे स्नातकोत्तर उपाधि। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ लिखा जाएगा पीएचडी की उपाधि हेतु प्रस्तुत, ऐसा लिखा जाएगा। अब उसके बाद शोध निर्देशक का नाम, जैसे कि शोध निर्देशक आपके विभाग के प्रोफेसर, विभाग अध्यक्ष अथवा एसोसिएट प्रोफेसर अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये होंगे। तो इसमें जैसे कि शोध निर्देशक में मैंने अपना नाम लिखा, डॉक्टर आशीष कुमार जैन, सह आचार्य संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, ये आपको लिखना होगा शोध निर्देशक का अपने अपने। और प्रस्तुतकर्ता में आपका अपना स्वयं का, विद्यार्थी का, शोधार्थी का नाम होगा और वो लिखेंगे अपने विभाग का नाम, अपना नाम, विभाग का नाम
और फिर विश्वविद्यालय का नाम, फिर दमोह मध्य प्रदेश भारत, या आपका जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का आपको नाम लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था विगत कक्षाओं में, मैं पुनः उसको रिपीट रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपका घोषणा पत्र लगाया जाता है, फिर प्रमाण पत्र लगाया जाता है। घोषणा पत्र इसलिए लगाते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ, मेरा नाम ये, मेरे पति मेरे पिता का नाम ये, मेरी कक्षा ये, मेरा विभाग ये, मेरा विश्वविद्यालय ये सब लिखा जाएगा, आपका सत्र आदि लिखा जाएगा। मैं स्नातकोत्तर एमए की उपाधि हेतु मैंने इस विषय पर अपना शोध परियोजना कार्य संपन्न कर किया है और ये मेरा मौलिक कार्य है, ये मेरा मौलिक कार्य है। सो ये लिखना बहुत अनिवार्य होता है, कहीं आपने नकल नहीं की है, मौलिकता उसमें दिखना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, ये आपको घोषणा करनी होगी। फिर बात आती है प्रमाण पत्र की। प्रमाण पत्र जो आपके शोध निर्देशक होंगे, वो शोध निर्देशक आपके लिए प्रमाण पत्र देंगे, वो प्रमाणित करेंगे कि इस विद्यार्थी ने मेरे निर्देशन में संपूर्ण शोध कार्य किया है और मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, एक फॉर्मेट होगा विश्वविद्यालय का और विश्वविद्यालय के फॉर्मेट में आपको ये सारी चीज़ें लिखना होंगी। इसके बाद बात आती है प्रस्तावना की। आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने टाइटल बताया आपका कि आचार्य समंत भद्र के रत्नगण श्रावकाचार का दार्शनिक अध्ययन, ये मैंने आपको बताया। तो दार्शनिक अध्ययन में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें प्रस्तावना आपको लिखना होगी। तो इस प्रस्तावना में आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि मैं हर विषय पर आपको ये चीज़ बताऊंगा, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स पर मैं लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि ताकि आपके अध्याय बनाने में, आपको प्रोजेक्ट के कार्य करने में आपको सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए, इसलिए आप लोग निरंतर जुड़े रहें। प्रस्तावना में आपको लिखना होता है विषय का पूरी की पूरी जानकारी संक्षेप में। जैसे आप कोई भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो आप जब किसी को बताते हैं तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हो कि मैंने जमीन कैसे खरीदी थी। कहाँ से स्टार्ट करते हो आप लोग कि मैंने जमीन कैसे खरीदी थी और जमीन को खरीदने का संघर्ष मेरा क्या था, ये आप उसमें बताते हैं। और भवन का निर्माण हमने किन परिस्थितियों में करवाया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हम सामग्री लाए, ये सारी बातें आपको आप बताते हो। ठीक इसी प्रकार से जब आप एक शोध रूपी भवन का निर्माण करते हैं तो उसकी प्रस्तावना आपको लिखनी होती है और उस प्रस्तावना में आपके लिए अपने शोध का जो विषय है, टाइटल है, उस टाइटल से संबंधित आद्यंत जानकारी आपको देना होती है, आदि से लेके अंत तक की। वो भी कैसे, संक्षेप में। जो संक्षेप में आप जानकारी प्रदान करेंगे वो मुख्य है। आप जैसे आचार्य समंत भद्र जी के बारे में लिख सकते हैं, रत्नकर्ण श्रावकाचार के बारे में आप लिख सकते हैं, फिर आप दर्शन के बारे में लिख सकते हैं। मैंने इस टाइटल को 3 बिंदुओं में आपको क्या करना है, मैंने कल विगत कक्षा में भी बताया था कि आपको अपने टाइटल को 2-3 बार पढ़ना है, फिर उसी में से अध्यायीकरण आपका हो जाएगा। फिर आपको उद्देश्य तथा महत्व, आप इस टाइटल पर काम क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है कि आप किस उद्देश्य से, क्या इसके काम करने के पीछे, शोध करने के पीछे
आपका क्या उद्देश्य रहा और उसका महत्व क्या होगा। जैसे आचार्य समंत भद्र पर आप काम कर रहे हैं, तो आचार्य समंत भद्र पर उनके रत्नकर्ण श्रावकाचार पर और उनके रत्नकर्ण श्रावकाचार में वर्णित दार्शनिक तत्वों का जो आप विवेचन करेंगे, जो दार्शनिक तत्वों को आप बताएंगे, लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट में, उसका महत्व क्या है, दर्शन का महत्व क्या है, दार्शनिक तत्वों का महत्व क्या है, और आपके शोध कार्य करने का, पीएचडी करने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि आप ये प्रस्ताव दे रहे हैं, कहना चाहिए प्रपोजल, क्या दे रहे हैं आप, प्रपोजल है ये, कि आपने इसको प्रपोजल दे रहे हैं और एक आपकी अभिकल्पना, आपकी हाइपोथेसिस इसमें काम करेगी। इसमें आपको कल्पना का, अपना मानसिक कल्पना का, जिसको हम उपकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, आपका हाइपोथेसिस उन कल्पनाओं को आपको इसमें भरना पड़ेगा उद्देश्य और महत्व के अंतर्गत, ठीक है ना। अब दूसरी बात हम देखें, अगले बिंदु की हम बात करें तो इसका पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण और पूर्व साहित्य। अब आचार्य समंत भद्र पर कितने लोगों ने कार्य किया। आचार्य समंत भद्र को लेकर के, उनके ग्रंथों को लेकर के, उनके दर्शन को लेकर के, उनके जीवन मूल्यों को लेकर के, अथवा उनकी सांस्कृतिक उद्देश्यों को लेकर के, उनके स्तोत्र काव्यों को लेकर के, उनके न्याय संबंधी ग्रंथों को लेकर के, उनकी न्याय निपुणता को लेकर के, उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के कितने लोगों ने, कितने शोधार्थियों ने, कितने रिसर्च स्कॉलर ने काम किया है या उन पर टीकाएं लिखी हैं। तो ये सारा पूर्व साहित्य है, क्योंकि आपका टाइटल है दर्शन, और दर्शन के अलावा जिन जिन लोगों ने, जिन जिन शोधार्थियों ने, विद्यार्थियों ने, अथवा ऋषियों ने, मुनियों ने, महंतों ने, संतों ने जो काम किया हो, लेखन कार्य किया हो, तो वो सब पूर्व साहित्य में आएगा। आप लोगों को क्लियर है रश्मि जी? जी सर, क्लियर हो रहा है। चलिए चलिए ठीक है, धन्यवाद। म्यूट कर लें। ये जानकारी कहाँ से निकालेंगे सर? चलिए आप म्यूट कर लें। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्व साहित्य कहाँ से आएगा। तो आप एक वेबसाइट का नाम नोट कर लें, इनफिलिप नेट। ये प्रश्न आया भी प्रियंका जी का, तो इनफिलिप नेट शोध गंगा ई पुस्तकालय, इनफिलिप नेट शोध गंगा ई पुस्तकालय, जैन ई लाइब्रेरी। ये आपको क्रोम पर जाकर के लिखना है, या आप लैपटॉप पर खोलेंगे तो आप जैसे समंत भद्र लिखेंगे, आचार्य समंत भद्र, तो उनसे रिलेटेड जो भी साहित्य है वो आपका आ जाएगा। और इस बिंदु में आपको क्या करना है कि जिसने जो जो कार्य किया है, जिस सन में किया है, जिस काल में किया है, वो सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि आचार्य समंत भद्र स्वामी पर डॉक्टर नेमीचंद जैन बलेह वाले, जो खुरई में प्राचार्य रहे हैं, खुरई गुरुकुल में, उन्होंने आचार्य समंत भद्र पर काम किया, तो हम उनका नाम लिखेंगे कि डॉक्टर नेमीचंद जैन। अथवा दो ब्रह्मचारिणी दीदी लोग हैं, आचार्य विराट सागर संघ की, उन्होंने आचार्य समंत भद्र पर कार्य किया, उनके श्रावकाचार पर काम किया, श्रावकाचार्य की उपाधियता पर कार्य किया, तो हम उनका नाम लिखेंगे, उनका नाम और उनके टाइटल का नाम लिखेंगे, किस वर्ष में किया, किस विश्वविद्यालय से किया, ये सारे बिंदुवार हम उसमें लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया ये चीज कि कैसे पूर्व शोध कार्य को लिखना। हाँ, और अगर किसी ने शोध पत्र भी लिखा, रिसर्च पेपर किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो आचार्य समंत भद्र से रिलेटेड, उनके किसी भी बिंदु को लेकर के, किसी भी पक्ष को लेकर के,
अगर किसी ने शोध कार्य किया है, शोध पत्र भी प्रकाशित किया है, तो आप उस शोध पत्र का टाइटल और शोधकर्ता, शोध पत्र का नाम, शोध पत्रिका का नाम और किस वर्ष में किस अंक में प्रकाशित हुआ है, ये आप पूर्व शोध कार्य सर्वेक्षण में, पूर्व साहित्य में आप लिख सकते हैं। अब मुझे लगता है शायद आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को ये पूर्व साहित्य ना मिले तो आप क्रोम पर जाकर, क्रोम ब्राउजर पर जाकर के, गूगल पर जाकर के आप इनफिलिप नेट लिखेंगे, शोध गंगा लिखेंगे, उस पर टाइटल डालेंगे आप अपना, उसकी वेबसाइट को लॉगिन करके, तो आपको सारा साहित्य मिल जाएगा। आप ई पुस्तकालय पर जाएंगे, आचार्य समर्थभद्र लिखेंगे, तो आपको पूरा साहित्य मिल जाएगा। अभी जैसे आचार्य समर्थभद्र पर एक काम हुआ था आचार्य विद्यासागर जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में, कि जैन समंतभद्र भारती नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जिसमें आचार्य समंतभद्र के बारे में सारा लिखा। ये जैन विद्यापीठ सागर से प्रकाशित हुआ था 2017 में। तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते, बहुत लेटेस्ट है वो, ठीक है ना। तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं पूर्व साहित्य में, ठीक है। अब हम देखें कि प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, ये जो टाइटल है, इस टाइटल पर हम चलते हैं कि प्रस्तावित जो कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। अब आचार्य समंतभद्र का हमारी भारतीय संस्कृति में, संस्कृत भाषा में, न्याय के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, और आपकी पीएचडी का क्या योगदान रहेगा, आपके शोध कार्य का क्या योगदान रहेगा। आप जो शोध कार्य कर रहे हैं उस शोध कार्य का क्या योगदान रहेगा। आप अगर इस विषय, ये टाइटल आपको मिलता है या आप इस टाइटल पर कार्य करते हैं, शोध करते हैं, तो आपके लिए ये मुख्य रूप से आपके लिए आप भारतीय संस्कृति के लिए क्या कर पाएंगे, किस प्रकार से आप इसको लेखन कार्य में करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तावित विषय जो मैंने लिया है, इस विषय में हम देखते हैं तो आचार्य समंतभद्र महाराज जैन संस्कृति के भगवान महावीर स्वामी और उनकी आचार्य परंपरा के संवाहक आचार्य है, सारस्वत आचार्य है, जो जिन्होंने संस्कृत के स्तोत्र काव्यों का प्रथम सूत्रपात करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त है। अगर संस्कृत साहित्य में स्तोत्र काव्यों की बात कहें हम, तो सबसे पहले सूत्रपात करने वाले आचार्य अगर कोई है तो आचार्य समंतभद्र है। सूत्र ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में सूत्र ग्रंथों के सूत्रपात करने वाले आचार्य अगर कोई है तो आचार्य उमा स्वामी जी है। तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा कि आचार्य समंतभद्र महाराज ऐसे ऐसे थे, इनने इन कृतियों का कार्य किया, और मेरे शोध का विषय रत्नगण श्रावकाचार है, जो जैन श्रावकों की ही नहीं अथवा अन्य सामान्य जनमानस के लिए जो उन्होंने आचरण बताया है, जो धर्म का परिपालन बताया है, जो आचार विचार बताए हैं, ये भारतीय संस्कृति के उत्थान में सहायक है, भारतीय न्याय के उत्थान में सहायक रहेंगे, ये उनका उल्लेखनीय योगदान रहेगा। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप देखिएगा परियोजना की योजना एवं परिसीमा, इसमें अध्याय विभाजन, इस बिंदु पर हम चर्चा आगे विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि विषय हमारा है तो हम इस विषय पर प्रकाश आगे डालेंगे इस पर। प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त शोध प्रविधि, देखिए आप व्यक्तिगत जीवन में कार्य करते हैं, मान लो आपको यात्रा करनी है, या आप कहीं अपनी रिश्तेदारी में अतिथि बनकर के कहीं गए हैं, तो जब आप पहुंचते हैं उनके घर पर, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, जब बैठ जाते हैं आप घर में, पहले तो आपकी आवभगत होती है, स्वागत आपका होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई दरवाजा बंद करे वो खोले ना दरवाजा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आवभगत होगी, आपको बैठाएंगे, फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहला, तो कितने बजे निकले थे, किस साधन से आए हैं, क्या यही पूछते हैं ना।
किस साधन से आए हैं, कितने बजे निकले थे, क्योंकि उन्हें आगे भोजन की व्यवस्था भी तो बनाना है। या फिर पूछा जाएगा किस साधन से निकल रहे हो, कितने बजे तक यहाँ पहुंच जाओगे। ये अगर फोन पे वार्ता होगी तो, और घर डायरेक्ट घर ही पहुंच जाओगे तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। प्रश्न यही होंगे। स्थान बदल सकता है, परिवेश बदल सकता है, वातावरण बदल सकता है, लेकिन प्रश्न वही के वही होंगे। तो जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता कि आप किस विधि से आए हो, आप किस विधि से आए हो, तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से शोध कार्य में शोध करने के पूर्व आपको अपनी प्रविधि बताना पड़ेगी, आप किस विधि से शोध कार्य करें। जैसे कि आपका दार्शनिक शोध है, दार्शनिक शोध पद्धति से साहित्यिक शोध है, तो साहित्यिक शोध पद्धति सर्वेक्षण के आधार पर शोध हो रहा है। अगर कोई आप ऐतिहासिक वस्तुओं पर, पुरातत्व पर, पुरावशेषों पर कार्य कर रहे हैं तो सर्वेक्षण आधारित शोध होगा। आप अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क कर रहे हैं तो आपका सर्वेक्षण आधारित शोध होगा। आप इतने परिवारों का सर्वे कर रहे हैं तो सर्वेक्षण आधारित शोध होगा, डेटाबेस शोध होगा, डाटा कलेक्शन आपको करना पड़ेगा। अब आपका साहित्यिक शोध है, दार्शनिक शोध है, विवरणात्मक है, व्याख्यात्मक है, ये शोध की पद्धतियां हैं। तो इन पद्धति को आपको खोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि मेरे इस प्रस्तावित शोध विषय में मैं अपने शोध प्रबंध में या शोध परियोजना कार्य में साहित्यिक, व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, दार्शनिक और ऐतिहासिक शोध पद्धति का प्रयोग करूंगा। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप साहित्यिक शोध की परिभाषा दे सकते हो, विवरणात्मक शोध की आप परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये शोध प्रविधि हो गई। अब आती है प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम या परियोजना के भावी परिणाम। आपके रिसर्च टॉपिक से क्या फाइंडिंग होगी। जैसे आपसे पूछा जाता है, आपका बेटा जब आपसे कहता है कि मैं व्यापार करना चाहता हूं या मैं जॉब करना चाहता हूं, तो आप पूछते हैं, जब आपका मन होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा एमबीए करे, अब वो दूसरे क्षेत्र को चुन रहा होता है तो आपसे पूछा जाएगा, बेटे से पूछेंगे आप कि बेटा ये काम करोगे तो इसका फल क्या आएगा। आप पूछते कि नहीं पूछते, इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि हम परिणाम पर विचार करते हैं, छोटा बड़ा या कुछ काम कीजिए, पहले पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे जो काम होगा उसका ना अच्छा परिणाम होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना अपन दैनिक जीवन में, अपने अनुभवों में। तो ठीक इसी प्रकार से प्रस्तावित शोध की भावी परिणाम क्या होंगे, तो आपको फाइंडिंग करना पड़ेगी, आपको कुछ बिंदु बनाना पड़ेंगे और उन बिंदुओं में आपको कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मेरे द्वारा जो ये शोध कार्य किया जा रहा है वो सामाजिक जीवन में उपयोगी होगा, नैतिक जीवन में उपयोगी होगा, सांस्कृतिक लाभ इससे प्राप्त होंगे तथा लोगों का आचार विचार, क्योंकि उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा शोध कार्य के विषय की। आपका जो टाइटल है उस को टाइटल की प्रकृति जो है उस प्रकृति के आधार पर उसके परिणाम आएंगे। अगर कोई क्रोधी स्वभाव का है तो उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे, जिसकी प्रकृति क्रोध की है उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि भाई ये तो मुंह से आग ही उगलेगा, इससे जब भी बात करो ये अच्छे से बात ही नहीं करता। तो जैसी प्रकृति है उसका फल वैसा है। जैसे कि अभी आप सर्दी का समय चल रहा है और आप ठंडे ठंडे खट्टे फल खाएं, मान के चलो आप संतरा का जूस पी लें या नींबू रस पिए आप इस शीतकाल में, तो क्या परिणाम होगा।
अनीता जी तो सोच रही हैं कि सर्दी तो अभी लगी हुई है। हो जाएगा सब सुन के। हाँ, बस मैं यही जानना चाह रहा था। तो इसमें क्या होगा, उसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह अगर हम दूसरी गर्म प्रकृति के वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, गुड़ के लड्डू हैं, सौंठ है, अथवा और भी अन्न है, अदरक है, या जो गर्म या काली मिर्च है, लौंग है, इनका प्रयोग करेंगे तो इनके परिणाम क्या आएंगे? आपके हित में आएंगे, आपके शरीर के हित में आएंगे, शरीर की प्रकृति के आधार पर वो आएगा। ठीक ऐसे ही जब हम शोध कार्य करते हैं तो शोध कार्य का जो टाइटल है, टाइटल की प्रकृति पर और उस विषय में वर्णित विषय वस्तु, उस ग्रंथ में विषय वस्तु के आधार पर आपके शोध के परिणाम सामने आएंगे। जैसे कि श्रावकाचार श्रावक धर्म का उपदेश करता है, मूलाचार मुनि धर्म का उपदेश करता है, तो वो फाइंडिंग होगी। यहाँ श्रावकों के लिए लाभ होगा और वहां मुनि की चर्या के विषय में बात कही जा रही है। हाँ, यहाँ मुनि चर्या के परिपालन कराने में श्रावक के क्या मूलभूत कर्तव्य है वो होगा। राष्ट्रीय चिंतन क्या होगा, धार्मिक चिंतन उससे क्या निकल करके आएगा, सांस्कृतिक चिंतन, सांस्कृतिक मीमांसा क्या होगी उसकी, सांस्कृतिक दर्शन क्या होगा उसका। तो ये हमें उस पर फाइंडिंग देना पड़े। फिर बात आती है परिशिष्ट की, जिसमें संदर्भ ग्रंथ सूची आदि हम उसमें लगाते हैं। अब हम बात करें आपसे अध्यायों की, जो मुख्य विषय है। तो प्रस्तावना आपने समझ ली, विषय प्रवेश और भूमिका आपने बहुत अच्छे से समझ ली है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया होगा प्रस्तावना का, कि प्रस्तावना में क्या क्या होगा। ठीक है ना? ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे से क्लियर हूँ सर। चलिए बस ठीक अब है। काम शुरू कर, कैसा? बस अब काम प्रोजेक्ट पे ही लगना है सर। सर हमको कसाय प्राप्त मिला है, उसको चलिए कैसे चलिए, मैं करेंगे सर वो? इस विषय को अभी और बता दूंगा आपको। ठीक है ना? अभी हम थोड़े अध्यायों का विचार कर लें, ये विषय सारे क्लियर होते जाएंगे आप। अब देखो, हमें शोध के टाइटल पर, जो हमारा शोध प्रबंध है या शोध परियोजना है, उसके टाइटल को 2-3 बार पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ने से ये लाभ होगा कि आप उस टाइटल को 2-3 अध्यायों में डिवाइड कर पाएंगे। जैसे हमारा टाइटल जो है, वह टाइटल है आचार्य समंत भद्र कृत रत्नकरण श्रावकाचार का दार्शनिक अध्ययन। तो पहला टाइटल बनेगा आचार्य समंत भद्र, दूसरा बनेगा रत्नकरण श्रावकाचार, और तीसरा टाइटल बन जाएगा दार्शनिकता। 3 टाइटल में विभाजित हो गया। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है, बस खोजने की बात है भाई, क्योंकि तू ही भगवान आत्मा है। कस्तूरी मृग भटकता रहता है कि ये खुशबू सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि ये मेरे ही पास है। ठीक इसी प्रकार से जब आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च कोई कठिन कार्य नहीं है, बड़ा इजी है। आप लोग 2 साल में ट्रेंड हो जाएंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों से। अब ग्रंथकार सबसे पहले आचार्य समंत भद्र, हमें आचार्य समंत भद्र के परिचय को देना है। उनके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, उनके शिक्षा दीक्षा, माता पिता, काल और उनकी कृतियां, इन विभिन्न पक्षों का वर्णन हमें करना होगा। एक बायोडेटा तैयार करना पड़ेगा, एक रिज्यूमे तैयार करना पड़ेगा हमें। आचार्य समंत भद्र का जो सीवी था कितना इम्प्रूव था, तो उनका जो इम्प्रूवमेंट था उनके सीवी में, उस इम्प्रूव को हम अब इम्प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे, वो भी शोधात्मक पद्धति से। किस ग्रंथ में समंत भद्र के बारे में क्या कहा, किन किन आचार्यों ने समंत भद्र का उल्लेख किया, उनके बारे में क्या क्या प्रशस्तियां हैं, क्या क्या लोक मान्यताएं हैं, लोक धारणाएं क्या क्या है, उनके कर्तव्य कौन कौन से रहे, उन्हें रोग कौन सा हो गया था, भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि रोग का वो जो कथा थी, वो कथा का पक्ष कहाँ वर्णित है,
ये सारे प्रमाण आपको इसमें लिखना पड़ेंगे। जन्म, माता पिता, परिवार, जन्म स्थान, ये सारे परिचय में आएंगे। उनकी कृतियों का नाम उल्लेख इसमें आएगा। ये क्लियर हो गया ये अध्याय आपका, ठीक है। अब हम बात करें द्वितीय अध्याय की। तो द्वितीय अध्याय में क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था, आचार्य समंत भद्र कृत रत्न करंडक श्राप का चार, ठीक है। रत्न करंडक, तो रत्न करंडक श्राप का चार में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें उनकी कृति का परिचय देना, कृतित्व। दूसरा अध्याय बनेगा आचार्य समंत भद्र का साहित्य या उनका कृतित्व। ये प्रकृति पर निर्भर करेगा आपकी टाइटल की, कि अध्याय कैसे बनाना है। तो अभी तो हम अध्याय जो बनाया है हमने वो इस प्रकृति के आधार पर बनाया है, और भी टाइटल इसके हो सकते हैं दूसरी अध्याय के। कृतित्व से संबंधित कर्तृत्व भी हम कहते हैं, और उनका साहित्य या साहित्य साधना भी हम इसका नाम दे सकते हैं, साहित्य सर्जना भी हम दे सकते हैं, साहित्य सर्जन भी हम इसको दे सकते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक, ये बिंदु हम अध्यायों में दे सकते हैं बदल करके, ठीक है। ये आपके शब्दकोश के ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप अपने शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। आचार्य समंत भद्र का साहित्य, तो चयनित कृति के साथ कृतिकार की अन्य कृतियों का परिचय इस अध्याय में आप देंगे। उनका संस्कृत साहित्य है, प्राकृत साहित्य है, उसका हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। जैसे स्तोत्र साहित्य है, अन्य विधाओं में हम बांट सकते हैं, खंड काव्य में, महाकाव्य में, नाटक में, उपन्यास में, गीति काव्य में, ठीक है ना, प्रकरण में, भाण में। ये सब भेद है, प्रभेद है। इनकी संस्कृत भाषा का साहित्य अलग है, प्राकृत भाषा का साहित्य था तो उसमें हम प्राकृत भाषा में हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, इन्होंने जो कृतियां लिखी, आप लोगों को किसी को ज्ञात हो कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी। सबसे पहला इन्होंने बृहत स्वयंभू स्तोत्र लिखा। क्या लिखा? बृहद स्वयंभू स्तोत्र। फिर स्तुति विद्या। बृहद स्वयंभू स्तोत्र में आप देखेंगे क्या गजब लिखा है समंत भट्ट महाराज, क्या स्तुति करते हैं वो। आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक 24 चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की क्या स्तुति कर रहे हैं, जिसका पद्यानुवाद हमारे वर्तमान के समंत भद्र आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने उनका पद्यानुवाद किया। ये अपने आप में अद्भुत है कि जो हमेशा आप लोग भी गाते रहते हैं उनके कुछ छंद और कुछ बंद, भले ही आप सोचते हैं कि ये छंद और बंद क्या है, जो आचार्य विद्यासागर जी ने बनाए हैं और उनका पद्यानुवाद किया है। ऐसे महान मनीषी थे हमारे आचार्य समंत भद्र। और समंत भद्र स्वामी ने हम उनके साहित्यिक अवदान की अगर हम बात करते हैं तो समंत भद्र स्वामी चूंकि दक्षिण भारत में उन्होंने जन्म लिया, चोल राजवंश का राजकुमार अनुमित किया जाता है। इनके पिता ओरईपुर के क्षत्रिय राजा थे। तो ऐसा बहुत सारा वर्णन इसमें मिलता है। भस्मक व्याधि रोग इन्हें हो गया था, और गुरु शिष्य परंपरा का आप इसमें वर्णन देंगे। फिर साथ में हम देखते हैं समय निर्धारण। अगर आप इनका समय निर्धारण करते हैं तो प्रथम द्वितीय शताब्दी इनका समय निर्धारण हो जाता है। और आप अगर देखें बृहस्पति स्तोत्र में, इसमें इन्होंने 143 पद स्वयंभू स्तोत्र में लिखे। कितने पद हैं? 143 पद। और प्रभात चंद्र जी ने निशेष जिनोक्त धर्म कहा है। स्तुति विद्या, इसका भाव पक्ष, कला पक्ष बड़ा ही देखने योग्य है, जिसमें नैतिक और धार्मिक उपदेशों को इसमें दिया गया है। स्तुति विद्या में 116 पद इसमें है। कितने पद हैं? 116। और वो कह रहे हैं, सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय अर्चनम चापिते हस्तावंजलये कथा सुति रतः कर्णोक्षि संप्रेक्षते संस्तुत्याम व्यसनम सिरो नति परम शेवे द्वसी एनते तेजस्वी सुजनो अहमेव सुकृति तैनेव तेजः पते।
कि हे जिनेंद्र भगवान, ऐसे आराधना करने वाले की आत्मा आत्मीय तेज से जगमगा उठती है, वह सर्वोत्कृष्ट पुरुष गिना जाने लगता है तथा उसके महान पुण्य का बंध होता है। यहाँ स्मरण, पूजन, अंजलि, बंधन, कथा, श्रवण, दर्शन आदि का क्रमशः इसमें नियोजन किया गया है। और अलंकार, फिर आत्मीमांसा। अरे पहले समदभद्राचार्य हुए हैं जिन्होंने भगवान से प्रश्न कर दिया कि मैं तुम्हें प्रणाम क्यों करूं, महावीर मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा, हे अरिहंत तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा। वो कह देते हैं कि अरे चमर तो राजाओं के भी होते हैं, चक्रवर्ती के भी चमर होते हैं, तुम्हारा चमर है तो मैं क्या करूं। अरे छत्र तो उनका भी होता है और तुम्हारा भी छत्र है, तो मैं क्यों करूं तुम्हें प्रणाम। देवागम नमो यान चामरादि विभूषया, देवागम इस सूत्र में कह देते हैं। 115 पद हैं जिस पर अष्ट सहस्री नामक महान ग्रंथ आचार्य विद्यानंद जी ने लिखा। ऐसे महान आचार्य समंत भद्र स्वामी गजब का लिखते हैं। युक्त अनुशासन में 64 पद हैं, आप इसका परिचय दे सकते हो। फिर रत्न ग्रंथ रावकाचार में 150 पद हैं, आप इसका वर्णन आपको लिखना ही है। और इस प्रकार से तत्वानुशासन है, जीव सिद्धि है, प्राकृत व्याकरण है, प्रमाण पदार्थ है, कर्म प्रावृत टीका है, गंध हस्ती महाभाष्य है। क्योंकि ये रचनाएं अनुपलब्ध हैं तो ये मैंने रचनाओं के नाम आपको बता दिए, ठीक है ना। तो आप इसमें इनके थोड़े छोटे से सामान्य सामान्य से परिचय दे सकते हैं। फिर बात आती है तृतीय अध्याय की। तो भारतीय दर्शन का उद्भव एवं विकास, जिनका दार्शनिक विषय पर आधारित है, तो वो इस तरीके से लिखेंगे, टाइटल को चेंज कर लेंगे, जो भी टाइटल आपको दिया गया है, लेकिन पॉइंट बिंदु यही रहेंगे। तो भारतीय दर्शन का उद्भव और विकास आपको तीसरे अध्याय में आपको लिखना पड़ेगा। तो तृतीय अध्याय आपका बनेगा भारतीय दर्शन का संपूर्ण परिचय, जो कि हमने विगत कक्षाओं में षड दर्शन पढ़ा है। और आप लोग कह रहे थे कि आशीष सर ये दर्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है, ये मेरे विषय से संबंधित है या नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो दर्शन जो हमने पढ़ा था उससे हमें कोई नई दृष्टि जरूर मिली, सोचने की, चिंतन करने की और लिखने की भी आपको दृष्टि मिलेगी। आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये मेरे टॉपिक का नहीं बता रहे हैं। भाई आपका टॉपिक का नंबर भी आएगा, तो सब देखो धैर्य से बैठिएगा और धैर्य पूर्वक सुनिएगा, सबके टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो आप लोगों के लिए वो दृष्टि मिली, उससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ी, लिखने की क्षमता बढ़ी और आपकी चिंतन शक्ति भी में वृद्धि हुई। तो भारतीय दर्शन में हमें वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शनों का वर्णन लिखना है। षड दर्शन है, सांख्य योग, न्याय मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत आदि जो दर्शन है, चारवाक, जैन और बौद्ध, इन दर्शनों के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। तो भारतीय दर्शन की पूरी पृष्ठभूमि आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। उनका परिचय, इसका परिचयात्मक अध्ययन इसमें लिखा जाएगा। तो संस्कृत साहित्य के परिचय दर्शन में, संस्कृत साहित्य में दर्शन कहाँ कहाँ है, प्राकृत साहित्य में दर्शन कहाँ कहाँ है, और आपके इसमें दर्शन कहाँ कहाँ पर है, ये चीज खोजना। चौथा अध्याय, देखो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय में क्या करना पड़ेगा आपको कि चयनित कृति में दार्शनिक तत्वों का परिचय पूर्वक शोधात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बिंदु वर्ण विषय के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रंथ के आधार पर आपके दर्शन के बिंदु बनेंगे। जैसे कि रत्न कंठ रावकाचार में दर्शन के कौन कौन से बिंदु निकाल सकते हैं आप, ये आपको चिंतन में लाना है। देखो मैंने आपको बताया था दर्शन शास्त्र की, जब हम क्लास आप लोगों की ले रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि दर्शन में आत्मा का विषय आता है, दर्शन में प्रमाण आते हैं, दर्शन में नए आते हैं, मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है, ऐसे विषय बताए थे मैंने आप, ठीक है। अब आप देखें, अब आपका चौथा अध्याय जो बनना है वो बनेगा आचार्य समंत भद्र कृत रत्न रावकाचार का दार्शनिक अध्ययन।
तत्वों का अध्ययन, दार्शनिक तत्व। ठीक है, आप इस तरीके से टाइटल बना सकते हैं कि संबंधभद्र आचार्य और उनके दार्शनिक तत्व, या रतनगंज श्रावकाचार्य और उनके दार्शनिक तत्व। तो दार्शनिक तत्वों में सबसे पहले आचार्य समंतभद्र ने वर्णन लिखा है धर्म का। धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख की प्राप्ति कराए वो धर्म है। जो उत्तम सुख की प्राप्ति कराए वो धर्म है। तो यहाँ आप पहला बिंदु बनाएंगे धर्म। तो आप सबसे पहले धर्म की परिभाषा देंगे, केवल रतनगंज श्रावकाचार्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं, अन्य ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में भी धर्म की परिभाषा सिद्ध करते हुए फिर अंत में आप रतनगंज श्रावकाचार्य की परिभाषा की सिद्धि करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले क्या करते हैं, कोई चीज अगर हमें चाहिए होती है तो पहले हम इधर उधर की बात करते हैं, फिर अपने मूल तत्व पर आते हैं, उद्देश्य पर आते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही करते ना। वैसे बच्चे को कोई चीज अपनी माँ से चाहिए है तो बच्चा क्या करता है, पहले अपनी माँ से पिता से लाड़ प्यार करे, लाड़ प्यार करने के बाद फिर बाद में कहेगा कि पापा या माँ मुझे ये चाहिए। ठीक है ना, यही करते हैं ना, अपन संसारी हैं। तो ये परंपरा का पालन हम करते आ रहे हैं, करते जाएंगे, ना जाने कब तक करते जाएंगे कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने अच्छे आचार्यों के युग में जन्म लिया है तो हो सकता है आप लोगों के कर्म के बंधन शिथिल पड़ गए होंगे। तो सबसे पहले धर्म, आपको सबसे पहले धर्म की परिभाषा अन्य ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में देना है, फिर बाद में सिद्धि करना है किसकी, रत्नगंज श्रावकाचार्य की परिभाषा को पुष्ट करना है। फिर रत्नत्रय, फिर रत्नत्रय की परिभाषा, रत्नत्रय के अन्य ग्रंथों में जो साक्ष्य है वो, फिर इसके बाद में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नत्रय के बारे में क्या मान्यता दी है। इसी प्रकार से 7 तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निचरा मोक्ष, ये 7 तत्वों का विवेचन आपको अलग अलग निकालना है। फिर कर्म, फिर नय, प्रमाण, पुण्य, पाप। जो पुण्य पाप है, क्योंकि रत्नगंज श्रावकाचार्य में आप देखो कि इसमें चक्रवर्ती के पुण्य की महिमा बताई गई है, बताई गई कि नहीं बताई गई है। तो ये पुण्य और पाप, आचार, संलेखना, स्यादवाद, ध्यान, भावनाएं, व्रत, गुणस्थान, आत्मा, मोक्ष, सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार, सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक चारित्राधिकार, ये सब दिया है। व्रताधिकार, अनर्थदंड व्रत आदि है, इनकी वर्तमान जीवन में क्या उपादेयता है, ये सारी चीजें आपको सिद्ध करना पड़ेंगी। तो आपके अध्यायीकरण इसमें बहुत आसानी से चतुर्थ अध्याय हो जाएगा। चतुर्थ अध्याय के बाद हम अगर देखते हैं तो 5वां अध्याय आता है उपसंहार का। किसका? उपसंहार का। और उपसंहार में क्या करना होता है कि समस्त अध्यायों में वर्णित विषय की समीक्षा, जो वर्णित विषय है, वर्णित विषय जो रहता है तो उस विषय की हमें क्या करना होती है, समीक्षा। तो वर्णित विषय जो भी आपने अध्यायों में वर्णित किया है उन विषय की आपको समीक्षा देना है, निष्कर्ष आपको निकालना है, और विशेषताओं का भी आपको उल्लेख करना है, वैशिष्ट आपको बताना है। ऐसे करते हुए शोध परक अध्ययन प्रस्तुत करना है और ग्रंथों के उद्धरण भी देना है आपको। ठीक है, उपसंहार में। फिर बात आती है संदर्भ ग्रंथ सूची की। किसकी? संदर्भ ग्रंथ सूची की। अब हम अगर देखें 5वें अध्याय की बात, तो परिशिष्ट आपको बनाना है जिसमें संदर्भ ग्रंथ सूची रहेगी, विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली रहेगी, विशिष्ट चित्रावली भी उसमें होंगी। तो कुछ परिभाषाएं जो कठिन होंगी, जैसे भी कोई कह रहा था कि हमें जैसे परिधि कह रही थी कि अभी हमें सरसादबाद मंजरी में कठिनता जा रही है, तो उसकी परिभाषाओं को हम निकालेंगे, पढ़ेंगे शब्दकोशों से, तो वो आसान हो जाएगा। तो आप लोग शब्दकोश भी अपने पास में रखें। आप लोग तैयारी कर लें पीएचडी की, कि पीएचडी में ये सारे उपकरण लगेंगे। ठीक है ना, आपको पीएचडी की गृहस्थी बसाना है। तो जो उस गृहस्थी में जो जो सामग्री लगना है ना, वो सामग्री अभी से जोड़ना चालू कर लो। शब्दकोश हैं और अन्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को जोड़ना चालू कर दो। ये परिग्रह नहीं है, ये तुम्हारे, ये पुस्तकों का भार
तुम्हें अपने डूबने से बचाएगा। तुम सोच रहे हो कि तुम वजन से डूब जाओगे, नहीं, तुम जितने गहरे जाओगे उतने ऊपर आओगे। इन ग्रंथों के भार से, सम्यक ग्रंथों के भार से, सम्यक ज्ञान से परिपूरित ग्रंथों के भार से तुम जितने दबते चले जाओगे, जितने गहरे चलते चले जाओगे, उतना तुम ऊपर अपने आप को पाओ। तो ये ग्रंथों को भार मत समझिए, ठीक है ना। अब संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे तैयार करते हैं? तो संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले आपके सामने ग्रंथ होना चाहिए, और ग्रंथकार का नाम, ग्रंथ का नाम, संपादक का नाम, टीकाकार का नाम, अनुवादक का नाम, वृत्तिकार का नाम, प्रकाशक का नाम, वर्ष, संस्करण आदि का संपूर्ण विवरण उसमें दिया जाता है। फुटनोट कहाँ लिखे जाते हैं? उसी पेज पर जहां से आपने जो परिभाषा उठाई है, जिस तत्व की परिभाषा आपने उठाई, मान के चलो आपने जीव तत्व की परिभाषा उठाई उठाई चेतना लक्षणों जीवा, ज्ञान दर्शन चेतना शक्ति जिसमें पाई जाती है वह जीव है। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज सरवार सिद्धि ग्रंथ में लिख रहे हैं। तो आपने सरवार सिद्धि ग्रंथ की परिभाषा लिखी और ऊपर लिखा, उसमें 1 नंबर डाला, और उसी पेज पर नीचे 1 नंबर लिखा और वहां लिखा सरवार सिद्धि, कॉमा लगाया, फिर लिखा आपने क्या? पूज्यपाद। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको दिखेगा कि किस प्रकार से आपको ये कार्य करना है, ठीक है। अब जैसे संदर्भ ग्रंथ सूची आप बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे? जैसे कोई आचार्य है, डॉक्टर है, पंडित है, आरिका है, तो ये सब एक कोष्टक में लिखना है। मैंने विगत कक्षा में भी बताया है ये विषय। उसको आकारादि क्रम से, अल्फाबेटिकल क्रम से आपको बनाना है, ABCD अ आ इ ई उ ऊ। जैसे शब्दकोश होते हैं ना, वैसे ही उन शब्दकोशों को एक बार पढ़िएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आ के बाद बड़ी आ की मात्रा क्या होती है, ई के बाद बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, ये भेद आपको निकालना है। तो आचार्य को कोष्टक में, डॉक्टर को कोष्टक में, पंडित को कोष्टक में, आरिका को कोष्टक बनाया। फिर अपन ने लिखा जैसे आचार्य अमित गति, इनका सुभाषित उत्तर संदोह है, उसके संपादक अनुवादक पंडित गुलाब चंद जी सिद्धांत शास्त्री हैं, जीवराज जैन ग्रंथमाला से है प्रकाशित। फिर हमने लिखा सोलापुर से प्रकाशित है, फिर उसका सन डाला हमने 2006 या 7 जो भी हो, ठीक है। फिर ऊ शब्द से आया आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र, ठीक है। उसकी टीका लिखी मुनि प्रशांत सागर जी ने, सर्वोदय साहित्य प्रकाशन गुना से प्रकाशित है, 2013 में प्रकाशित है। फिर या रा रा, अब समंतभद्र आया है, समंतभद्र आया तो आचार्य समंतभद्र लिखा हमने, रतन ग्रंथ आपका लिखा। संपादक है डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य। पंडित सदा सुखदास जी है, कहाँ से प्रकाशित है, किस सन में प्रकाशित है लिखा। फिर आचार्य कुंद कुंद लिखा, समयसार है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। वीरसेन, आचार्य वीरसेन आए वाह, तो सतखंडागम पुस्तक क्रमांक 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 16 तक। इसकी टीका गढ़नी आरी का ज्ञानमती माता जी ने की। त्रिलोक शोध संस्थान जम्मूदीप हस्तिनापुर से प्रकाशित है, 2007 में प्रकाशित हुई है। फिर इनका पेज संख्या, पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या, पद्य संख्या, गाथा संख्या जो भी उसमें है, गाथा है तो गाथा, पद्य है तो पद्य, श्लोक है तो श्लोक, अध्याय है तो अध्याय, प्रकरण है तो प्रकरण, पर्व है तो पर्व, सर्ग है तो सर्ग, ये सारी चीजें हमें उसमें लिखना पड़ेंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो चीज जानी, तो जैसे आपने संदर्भ ग्रंथ सूची के जाना, परिशिष्ट जाना, शोध परियोजना जानी, तो इस प्रकार से शोध परियोजना कार्य आपका आज हम इसको पूर्ण करते हैं विषय को। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का विषय हमारा जो था वह था आचार्य समंत भद्रकृत स्वतंत्र ग्रंथ साहबकाचार्य का दार्शनिक अध्ययन। तो इसमें हमने दार्शनिक विवेचन समझा, और उसके साथ साथ उसकी प्रस्तावना को जाना, अध्यायीकरण को जाना, पूर्व शोध कार्य को, पूर्व सर्वेक्षण को भी जाना, उसके उल्लेखनीय योगदान को जाना, अध्यायों को जाना, और उसमें प्रयुक्त प्रविधि को भी जाना, शोध के भावी परिणाम क्या होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची किस प्रकार से तैयार होगी, ये सारे हम लोगों ने बिंदुओं पर विचार आज किया है। और आगे की कक्षा में हम काव्य शास्त्रीय अध्ययन, जो जिनका शोध का विषय काव्य शास्त्रीय है, तो काव्य शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत हम जानेंगे कि काव्य शास्त्रीय अध्ययन के कौन कौन से कहना चाहिए, कौन कौन से उसके बिंदु होंगे, अध्याय क्या होंगे, उसकी शोध प्रविधि क्या होगी, और
उसमें हम किस प्रकार के अध्याय बनाएंगे, किस प्रकार से उसकी संदर्भ ग्रंथ सूची हम बनाएंगे और उसके भावी परिणाम क्या आएंगे। तो हम काव्य शास्त्रीय अध्ययन जो लोग करना चाह रहे हैं शोध, तो उनके लिए ये कक्षा बहुत ही उपादेय रहेगी। तो हम आप लोगों से पुनः उसी समय पर, जिस समय पर हमारी कक्षा प्रतिदिन चलती है, उसी समय पर हम होंगे, आप होंगे, आपका मन, आपका वचन और आपका कार्य और आपकी लेखनी, आपकी पुस्तक, आपकी नोटबुक और आपके मोबाइल में इंटरनेट, ये सारी चीजें सब साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो निश्चित है आपकी शोध की यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।